वॉइस और बोर्ड क्लियर है, प्लीज कंफर्म कीजिए। शाबाश, जल्दी से कंफर्म कीजिए। वॉइस और बोर्ड क्लियर है ना? और इसी के साथ मुझे बताइए, हम कहाँ तक पढ़े थे? हजरत मोहानी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था ये मुझे बताइए। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। अरीबा, बताइए बच्चे, कहाँ तक हमने कल पढ़ा था? और ये ना, आप मुझे बताइए, कल आपका रिजल्ट आया था ना? और आप मुझे बताइए, पीएचडी का हुआ? उसमें आपको पीएचडी का शायद हुआ होगा, क्योंकि आपको 150 थे ना शायद। वो मैंने एक्चुअल नहीं देखा, ओबीसी का कितना हुआ है कट ऑफ। शाबाश, जवाब दीजिए, कहाँ तक पढ़ा था हमने कल? परसों, सॉरी, परसों हमने कहाँ तक पढ़ा था? 1894 मिडिल के इम्तिहानात पास किए थे हसरत मोहानी ने। 1894, वेरी गुड। 1894, तो वेरी गुड। तो चलिए इसके बाद लिख लेते हैं, क्योंकि कल हमने जो है क्लास नहीं ले पाए थे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल की क्लास हम संडे को लेंगे, ठीक है ना? तो संडे के दिन मैंने टेस्ट जो रखा था इस यूनिट का, वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट संडे पे करेंगे, ठीक है ना? या तो सैटरडे करेंगे या तो संडे करेंगे, नेक्स्ट संडे। तो इंशाल्लाह इस संडे को हम क्लास ही करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे इस यूनिट को। तो आपको सफर नहीं करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मैम ने क्लास नहीं ली तो शायद ये ऐसे ही जो है वो क्लास जाएगी हमारी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? इससे सभी मुतमईन है ना? तो मुझे भी पता है आप सभी का सिलेबस जो है अभी बहुत ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। तो कल का क्लास में इंशाल्लाह संडे को करेंगे किसी भी हाल में। तो किसी भी हाल में संडे के दिन जो है, अगर ज्यादा टाइम भी लगेगा तो उस दिन हम इसको कवर कर लेंगे। तो हम बाद में देख लेंगे, कल की क्लास में हम देख लेंगे, अगर बच्चों को टाइम हुआ उस जो है संडे को, तो दिन में भी क्लास लेंगे फिर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर या नेक्स्ट सैटरडे हमारा इस यूनिट का टेस्ट होगा। तो बस उसके बाद कोई भी डेट जो है चेंज नहीं होगी, तो जितना आप पढ़ सकते हैं इन दिनों पढ़ लेना। नेक्स्ट संडे तक इस यूनिट को जो हमने पीछे पढ़ा है वो पढ़ लेना, और जो हम आगे पढ़ेंगे उसको भी कवर कर लेना। क्या बचे अदनान, क्या बोला आपने? मैं समझी नहीं कुछ। हाँ बच्चे, क्योंकि कल आप क्लास मिस हुई थी ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अगर आपको क्लास मिस होगी मेरी वजह से, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है वो क्लास हम इंशाल्लाह संडे को करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं बच्चे, चलिए लिख लीजिए। अगर हम बात करेंगे, हम हसरत मोहानी के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसके अलावा जो बाकी 4 गजल गो है उनको हम इंशाल्लाह कल और परसों कवर कर लेंगे। तो चलिए, तो हमने पढ़ा था हसरत जो है उन्होंने क्या किया था, जैसे कि सायमा ने बताया, हसरत ने 1894 ईस्वी में जो है मोहान में मिडिल इम्तिहान जो है, मिडिल स्कूल में क्या कौन सा इम्तिहान पास किया था? मिडिल का इम्तिहान पास किया था, ठीक है ना? अच्छे नंबरात से इन्होंने वो एग्जाम को क्वालिफाई करा था, और मजीद तालीम के लिए जो बाकी इनकी तालीम थी उसके लिए जो है सरकारी वजीफे के हकदार हुए थे। यहाँ तक सभी ने लिख लिया है ना? इसके बाद फिर आगे बढ़े। तो इसके बाद आप लिख लीजिए, हसरत ने 1899 में, हसरत ने 1899 में यानी कि 1899 ईस्वी में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से एंट्रेंस का इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास किया था। हसरत ने 1899 ईस्वी में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से एंट्रेंस का इम्तिहान जो है अव्वल दर्जे में पास किया था।
वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से लिख लीजिए। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लेना, लेकिन आपके पास नोट्स होने चाहिए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। अगर आप कभी भी पढ़ना चाहेंगे तो तब जो है आपको ये काम आएगा। हसरत ने 1899 ईस्वी में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से एंट्रेंस का इम्तिहान अव्वल दर्जे से पास किया था। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मजीद तालीम के लिए हसरत मोहानी जो है अलीगढ़ आए थे। जो मजीद इनकी तालीम थी उसके लिए कहाँ आए थे हसरत मोहानी? अलीगढ़ आए थे। और जब वो पहली बार अलीगढ़ में दाखिल हुए थे तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उन्होंने जो है इनकी हैयत देखकर इनको क्या कहा था? अगर आपको याद हो शाबाश, ये पॉइंट जो है अहम है। खाला जान, वेरी गुड। खाला जान, वेरी गुड। हाँ, तो जब ये मज़ीद तालीम के लिए यानी कि हायर एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, जब ये मज़ीद तालीम के लिए आए थे ना अलीगढ़ जो है आए थे ये। और पहली बार जब ये दाखिल हुए थे अलीगढ़ में, जब अलीगढ़ में दाखिल हुए थे हज़रत मोहानी, तो वहाँ के जो बच्चे थे, वहाँ के जो तालिब इल्म थे, उन्होंने इनकी जो हैयत देखकर, इनका जो हुलिया था, उसको देखकर उन्होंने जो है हज़रत मोहानी को खाला जान कहा था। लिख लीजिए। मज़ीद तालीम के लिए हसरत अलीगढ़ आए थे। और जब वो पहली बार अलीगढ़ में दाखिल हुए तो वहाँ के मौजूद तालिब इल्मों ने उनकी हैयत यानी कि हसरत की हैयत देखकर इन्हें खाला जान कहा। इनकी इनका जो हुलिया देखकर, इनकी हैयत देखकर जो वहाँ पे मौजूद तलबा थे, उन्होंने जो है क्या कहा था? इन्हें खाला जान कहा था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। हसरत 4 साल तक अलीगढ़ के तालिब इल्म रहे थे। तो पहले हमने क्या बात की? इन्होंने हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो अलीगढ़ आए थे उसके लिए, जब वहाँ जो वहाँ के तालिब इल्म थे, उन्होंने इनकी हैयत देखकर इन्हें जो है खाला जान कहा था। और जब बात करेंगे इन्होंने जो है अलीगढ़ में कितने साल गुज़ारे थे, तो इन्होंने जो है 4 साल ये इसके स्टूडेंट रहे हैं, तालिब इल्म रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। हसरत 4 साल तक अलीगढ़ के तालिब इल्म रहे, बीए की डिग्री हासिल की और खाला जान से मौलाना हसरत मोहानी बन गए। इन्होंने बीए भी यहीं पर किया था, वो 2 साल हो गए। और पीजी भी यहीं से किया है, यानी कि एमए भी यहीं से किया था, वो भी 2 साल हो गए। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे, इनके 4 साल जो है अलीगढ़ में गुजरे थे। ये तालिब इल्म रहे हैं 4 साल तक अलीगढ़ में, और बीए की डिग्री हासिल की, और खाला जान से क्या हो गए? हसरत मोहानी बन गए। खाला जान से हसरत मोहानी बन गए फिर। ठीक है ना? सिर्फ 4 साल तक अलीगढ़ के तालिब इल्म रहे, बीए की डिग्री हासिल की और खाला जान से मौलाना हसरत मोहानी बन गए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश, क्लियर अगर है तो बताइए, नहीं तो मैं फिर रिपीट करूंगी एक बार, क्योंकि इसके बाद जो बाकी गजलगो है वो बहुत ही उनके बारे में उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन हसरत मोहानी के बारे में थोड़ा सा हमें ज्यादा पढ़ना है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। हसरत ने 1903 ईस्वी में हसरत ने 1903 ईस्वी में एमएओ कॉलेज अलीगढ़ से बीए किया। हसरत ने 1903 ईस्वी में एमएओ कॉलेज अलीगढ़ से बीए किया। इस कॉलेज में, अलीगढ़ के किस कॉलेज में? एमएओ कॉलेज अलीगढ़ से बीए किया। हसरत ने 1903 ईस्वी में एमएओ कॉलेज एमएओ एमएओ कॉलेज अलीगढ़ से क्या किया था? बीए किया था 1903 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद लिख लीजिए, वेरी गुड। अलीगढ़ में हसरत का नाम अलीगढ़ में हसरत का नाम 3 बार मुकामी सियासत में हिस्सा लेने की वजह से प्रिंसिपल ने फर्द सिया में दर्ज किया था। अलीगढ़ में हसरत का नाम 3 बार जो है मकामी सियासत में इन्होंने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से जो है प्रिंसिपल ने फर्द सिया में इनका नाम दर्ज किया था। अलीगढ़ में हसरत का नाम 3 बार मकामी सियासत में हिस्सा लेने की वजह से प्रिंसिपल ने फर्द सिया में दर्ज किया था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन अलीगढ़ 1902 ईस्वी में हसरत की 27 अशार की एक
नज़्म शाया हुई थी? लिख लीजिए, शाबाश। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन अलीगढ़ 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में हसरत की 27 अशार की एक नज़्म शाया हुई थी। 27 अशार थे उसमें। 27। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन अलीगढ़ 1902 ईस्वी में हसरत की 27 अशार की एक नज़्म शाया हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, शाबाश। हसरत ने 2 मरतबा लंदन का सफर किया था। हसरत ने कितनी मरतबा लंदन का सफर किया था? तो हसरत ने लंदन का सफर 2 बार किया था। कितनी बार? 2 बार किया था। और उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। नियाज फतेहपुरी नियाज फतेहपुरी हसरत के अजीज तरीन और बचपन के दोस्त थे। हसरत के दोस्त कौन थे? बचपन के दोस्त, जो कि इनके अजीज तरीन जो दोस्त थे इनके, वो थे नियाज फतेहपुरी। और बताइए मुझे, नियाज फतेहपुरी को हमने पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो, यूनिट नंबर 7 में पढ़ा था ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मुझे बताइए। हाँ, चलिए, वही नियाज फतेहपुरी है ना? नियाज फतेहपुरी हसरत के अजीज तरीन और बचपन के दोस्त थे। हाँ बच्चे, वेरी गुड। अदनान को याद आ गया। वेरी गुड अदनान। हाँ, लिख लीजिए। नियाज फतेहपुरी हसरत के अजीज तरीन और बचपन के दोस्त थे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। बहुत से नकादों ने गजल की निशातिया सानिया का सहरा हसरत के सर बांधा है। सानिया। बहुत से नकादों ने गजल का निशातिया सानिया का सहरा किसके सर बांधा है? हसरत के सर बांधा है। बहुत से नकादों ने गजल की निशातिया सानिया का सहरा हसरत के सर बांधा है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। हसरत की शायरी के उस्ताद कौन थे? बताइए मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके शायरी के उस्ताद कौन थे हसरत के? हाँ, तस्लीम थे इनके जो शायरी के उस्ताद थे हसरत के। ये पॉइंट्स बहुत अहम है, इनको याद रखना है, क्योंकि हसरत की शायरी के उस्ताद तस्लीम थे। हर किसी जो भी शायरा पढ़ेंगे, जो जिसको भी आप पढ़ेंगे, चाहे वो गजल गो हो, नज्म गो हो, तो उनके उस्ताद आप याद रखेंगे। शाह नसीर किसके उस्ताद थे? बताइए, शाह नसीर किसके उस्ताद थे? इनके जो शायरी के उस्ताद थे वो तस्लीम थे। हसरत की शायरी के उस्ताद कौन थे? तस्लीम थे। और इसी के साथ मुझे बताइए, एक तो बताया मैंने शाह नसीर जो है किसके उस्ताद थे, और इसी के साथ ज़ौक मुझे बताइए किसके उस्ताद थे? मोमिन खान मोमिन। वेरी गुड। मोमिन खान मोमिन के उस्ताद थे शाह नसीर। और ज़ौक के कौन थे? बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। वेरी गुड। चलिए, और बताइए मुझे, आजाद के उस्ताद कौन थे? मोहम्मद हुसैन आजाद, जो है मोहम्मद हुसैन आजाद जो थे। वेरी गुड। चलिए, हाँ, ये पॉइंट्स आप याद रखें कि बहुत अहम है एग्जाम के हवाले से, क्योंकि बाकी जो मैं बताती हूँ इनकी जो पैदाश आप सभी को पता है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो इनकी तालीम है उसके हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हजरत की शायरी के उस्ताद तस्लीम थे। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए।
तस्लीम नसीम दहलवी के शागिर्द थे। तस्लीम जो थे वो किसके शागिर्द थे? तस्लीम जो है उस्ताद थे हसरत की, लेकिन तस्लीम के खुद उनके जो उस्ताद थे वो कौन थे? वो थे नसीम दहलवी। नसीम दहलवी, इसको याद रखेंगे आप। हसरत की शायरी के उस्ताद तस्लीम थे, लेकिन तस्लीम की अगर हम बात करेंगे वो किन के शागिर्द थे? नसीम दहलवी के शागिर्द थे। और नसीम जो है मोमिन के शागिर्द थे। नसीम जो है मोमिन के शागिर्द थे। याद रहेगा ना? तस्लीम उस्ताद थे हसरत के, और अगर हम तस्लीम की बात करेंगे वो किन के शागिर्द थे? नसीम दहलवी के शागिर्द थे। और नसीम जो है मोमिन के शागिर्द थे। क्लियर हुआ? वेरी गुड अदनान। तस्नीम रिसाला फानी ने निकाला है, जरा मुझे बताइए इसके बारे में, इस रिसाले के बारे में। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रिसालों के हवाले से भी आप याद रखेंगे, क्योंकि वहां से भी बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बोला था वो मैं आपको सेंड करूंगी, लेकिन वो थोड़ा इनकम्प्लीट रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं आपको सेंड कर पाई। बताइए मुझे वो तस्नीम जो क्या था, महानामा था वो ये फानी का। बताइए वो कब से जो है निकलना शुरू हुआ था? अदनान आपसे क्वेश्चन है ये। ये महानामा जो तस्नीम आपने बताया है ना, जो कि फानी का था, कब से निकलना शुरू हुआ था? बताइए अदनान, किसी को भी अगर पता हो बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए। कॉपी नहीं चलेगा, फिर कॉपी करके बोलेंगे मुझे, वो नहीं चलेगा। मुझे पता है, जिसका जवाब जल्दी आएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं। 1930 में वो निकलना शुरू हुआ था। कोई बात नहीं, 1930 में वो निकलना शुरू हुआ था। वो महानामा था तस्नीम फानी का, ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे, कब से निकलना शुरू हुआ था, कहाँ से निकलना शुरू हुआ था, किसका था महानामा, था रिसाला था, क्या था, ये चीजें आप याद रखेंगे। तो चलिए, क्योंकि अब जो है डेट के हवाले से एग्जाम ज्यादातर बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तस्लीम नसीम दहलवी के शागिर्द थे, और नसीम जो है मोमिन के शागिर्द थे, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, हसरत की असगर गौंडवी से भी दोस्ती थी। बात करेंगे हसरत की जो दोस्ती थी ना, वो अजीज तरीन दोस्ती थी, बचपन की दोस्त थी, वो थी नियाज फतेहपुरी के साथ। लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे है इनकी दोस्ती जो है असगर गौंडवी से भी थी। हसरत की दोस्ती असगर गौंडवी से भी थी। लिख लीजिए बच्चे, हसरत की असगर गौंडवी से भी दोस्ती थी। आप लिख रहे हैं ना? मैं तेज तो नहीं बताती ना ज्यादा? समझ में अगर आ रहा हो तो बताइए, वेरी गुड, वरना मैं थोड़ा सा स्पीड कम करती हूँ। चलिए बच्चे, इसके बाद लिख लीजिए। वो जो बीच में पॉइंट्स बोलती हूँ ना, ये तस्नीम के बारे में जो अदनान ने बोला, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इस तरह बाकी बच्चों का भी रिवीजन होता है। तो इसका आप याद रखेंगे, जैसे मैंने बोला, इसको कब निकलना कब से शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी से। इस तरह आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे। आप ये नहीं बोलेगा कि बस मैम कुछ और पढ़ा रही है, लेकिन बीच में जो है ये लिखती है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बीच में वो चीजें इम्पोर्टेंट होती है जो हम क्लास में क्या करते हैं, क्लास के बाहर भी होती है, उनको भी नोट किया करें। वेरी गुड अदनान। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हसरत ने बीए करने के फौरन बाद, कब किया था हसरत ने बीए? बताइए, हसरत ने बीए कब किया था? सभी का जवाब मुझे आना चाहिए। 1903। वेरी गुड अदनान अरीबा। तो हसरत ने बीए करने के फौरन बाद 1903 ईस्वी में ही अपना सियासी करियर शुरू किया था। अपना सियासी करियर शुरू किया था। अभी मैंने ऊपर ही बोला था कि अलीगढ़ में हसरत का नाम जो है 3 बार मकामी सियासत में हिस्सा लेने की वजह से जो है प्रिंसिपल ने किस नाम से दर्ज किया था? तो फर्ज सिया के नाम से दर्ज किया था। तो यहाँ पर यही बात है, इन्होंने जो है सियासत में करियर जो है शुरू किया था 1903 ईस्वी में ही, यानी कि बीए के फौरन बाद। हसरत ने बीए करने के फौरन बाद 1903 ईस्वी में अपना सियासी करियर शुरू किया था। मैं यहाँ पर लिखती हूँ सियासी करियर, गलत नहीं लिखना, सियासी करियर। उर्दू में आप कैरियर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करेंगे, वहां पर कैरियर नहीं पढ़ते हैं, करियर, ठीक है ना?
वहां पर आप कैरियर नहीं बोल सकते। सियासी कैरियर जो है इन्होंने शुरू किया था फौरन बाद बीए के, फौरन बाद, यानी कि 1903 ईस्वी में ही। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, जब 1916 ईस्वी में जब 1916 ईस्वी में कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1916 ईस्वी में कांग्रेस लीग समझौता हुआ तो हजरत मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में कांग्रेस लीग समझौता हुआ, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तो हजरत जो है मुस्लिम लीग के क्या बने थे? सदर बने थे। हजरत मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब किए गए थे। डेट भी आप याद रखेंगे और इसको भी आप याद रखेंगे। 1916 में जो कांग्रेस लीग समझौता हुआ था तो अलीगढ़ में जो है, सॉरी, हजरत जो है मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए थे, और डेट भी आप याद रखिए 1916। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग के टिकट पर यूपी असेंबली के लिए मुंतखब हुए। 1946 यानी कि 30 साल बाद, है ना। 1916 में जो ये मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब किए गए थे, लेकिन उसके 30 साल बाद, पहले मैंने क्या बोला था 1916, लेकिन जो उसके 30 साल बाद यानी कि 46, 1900 यहाँ पर है ना 1946, तो 30 साल बाद 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग के टिकट पर यूपी असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। कौन? हसरत मोहनी। यूपी असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग के टिकट पर मुस्लिम लीग की टिकट पर यूपी असेंबली के लिए मुंतखब हुए। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, हसरत 3 बार जेल गए। और बताइए मुझे, हसरत क्यों जेल गए थे? हसरत जो है 3 बार जेल गए थे, और कब गए थे ये बताइए। पहली बार कब गए थे, दूसरी बार कब उनको जेल हुई थी, और तीसरी बार, वेरी गुड, बगावत के इल्जाम में। तो पहली बार 1907 या 8, हाँ अदनान 7 या 8 होगा। पहली बार ये 7 या 8 इसी में जो है उनको जेल हुई थी, और दूसरी मर्तबा 1914 या 16 बता सकते हैं। वेरी गुड, हाँ 14 भी आ सकता है, 16 भी, क्योंकि इसमें जो है डेट जो है फिक्स नहीं है। लेकिन आप याद रखेंगे ऑप्शन में, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आएंगे भी, आप दोनों याद रखेंगे, 14 भी और 16 भी। ठीक है ना। तो चलिए लिख लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए नेक्स्ट, हाँ बगावत के इल्जाम में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, पहली बार 1908 ईस्वी या 1907, पहली बार 1907 या 8, इस तरह लिख लीजिए। पहली बार 1960 1908 ईस्वी को हसरत को बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार करके 2 साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना आयद किए गए थे। एक तो इनकी सजा हुई थी, 2 साल की सजा इनको दी गई थी, और जुर्माना इनको जो है कितना हुआ था? 500 रुपये, और 2 साल की सजा इनको हुई थी। 1907 या 1908 ईस्वी में। और उर्दू या मौला में इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है इन्होंने लिखा था कुछ, इसीलिए जो है इनको फिर बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था पहली बार 1907 या 8 ईस्वी में, और 2 साल की सजा इनको दी गई थी, और 500 रुपये जुर्माना इन पर आयद किए गए थे। पहली बार 1907-8 ईस्वी को हसरत को बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार करके 2 साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जुमरे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनको जो है जेल किस वजह से हुई थी।
کیوں کس جو ہے بنا پر ان کو جیل جانا پڑا تھا. نیکسٹ لکھ لیجیے. جرمانے کی رقم وصول کرنے کے لیے جرمانے کی رقم وصول کرنے کے لیے پولیس نے ان کی ذاتی لائبریری نیلام کر دی تھی. جو ان کی خود کی لائبریری تھی، ذاتی لائبریری جو ان کی تھی، وہ نیلام کر دی تھی پولیس نے، کیونکہ جرمانہ کی کا جو رقم تھا ان کا وصول کرنے کے لیے. جو ان کی ذاتی یعنی کہ جو ان کی اپنی لائبریری تھی. جرمانہ کی جو ہے جرمانے کی رقم وصول کرنے کے لیے پولیس نے ان کی ذاتی لائبریری نیلام کر دی تھی. بات نیکسٹ لکھ لیجیے. حسرت کی گرفتاری اردو مولا. بتائیے مجھے اردو مولا کس کا رسالہ ہے اور یہ کس کے خطوط کا مجموعہ بھی ہے؟ بتائیے مجھے جلدی سے. اردو مولا یہ رسالہ ہے اور ایک خطوط کا مجموعہ بھی ہے. رسالہ حسرت کا، ویری گڈ، اور غالب کے کا جو ہے خطوط کا مجموعہ ہے. کوئی تاریخ بتا سکتا ہے مجھے اس کی؟ اور یہ رسالہ کہاں سے نکلتا تھا؟ اردو مولا جو رسالہ ہے کہاں سے نکلتا تھا؟ بہت اہم ہے. غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے. اور پہلا کون سا ہے؟ عہد ہندی ہے نا. عہد ہندی پہلا ہے اور دوسرا کون سا ہے؟ اردو مولا. ویری گڈ، شباش، ویری گڈ بچے، ویری گڈ سائمہ. کیونکہ علی گڑھ سے، ویری گڈ ہینا، علی گڑھ سے نکلتا تھا. اس طرح کی چیزیں آپ یاد رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے آپ سبھی کے لیے. 1930 میں بند ہوا تھا. ویری گڈ. تو شائع ہوا تھا 1903 میں اور 10 سال بعد 1913 میں یہ بند ہوا تھا. چلیے لکھ لیجیے. تو بات کر رہے تھے ہم حسرت کی گرفتاری اردو مولا 1908 میں مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے مضمون چھپانے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے اس مضمون کو باغیانہ قرار دیا تھا. اسی وجہ سے جو ہے ان کو کیا ہوا تھا؟ شباش، گرفتار ہو گئے تھے. حسرت کی گرفتاری اردو مولا 1908 میں مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے مضمون جو ہے چھپانے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے اس مضمون کو باغیانہ قرار دیا تھا. ٹھیک ہے نا، لکھ لیا سبھی نے یا میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کروں؟ میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، آپ لکھ لیجیے. حسرت کی گرفتاری اردو مولا 1908 میں مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے مضمون چھپانے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے اس مضمون کو کیا قرار دیا تھا؟ باغیانہ قرار دیا تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے ان کی گرفتاری ہوئی تھی. نیکسٹ ٹائم جو ہے نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے. حسرت دوسری بار 1914 یا 1916 کو جیل گئے تھے. حسرت دوسری بار 1914 ٹو 1916 ان کو جیل ہوئی تھی دوسری مرتبہ. حسرت دوسری بار 1914 ٹو 1916 عیسوی کو جیل گئے تھے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے. حسرت پہلے مجاہد آزادی ہے. حسرت پہلے مجاہد آزادی ہے. حسرت پہلے مجاہد آزادی ہے جنہوں نے 1921 میں احمد آباد کانگریس کے سالانہ جلسے میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تھی. حسرت پہلے مجاہد آزادی ہے جنہوں نے 1921 میں احمد آباد کانگریس کے سالانہ جلسے میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تھی.
ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں. حسرت جو ہے پہلے مجاہد آزادی ہے. انہوں نے کیا کیا تھا 1921 میں احمد آباد کانگریس کے سالانہ جلسے میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تھی حسرت موہانی نے. اور اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے. اب آج جلدی سے اس کو کسی بھی جو ہے حال میں کمپلیٹ کرنا ہے. اور کل پھر 2 غزل گو رہیں گے اور سنڈے کو 2 ہو جائے گا کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھنا ہے. جیسے کہ عرفان صدیقی ہو گئے, کلیم عاجز ہے, مجروح ہے, اور بھی کوئی ہے, شہریار ہے. یہی 4 پڑھنے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی رہ جاتا ہے تو مجھے بتائیے گا ان 4 کے علاوہ. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے. اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی اس موقع پر جو انہوں نے تقریر کی اس کی پاداش میں انہیں 6 سال کی سزا دی گئی اور تیسری بار جیل گئے. اس موقع پر جو انہوں نے تقریر کی تھی اور اس کی پاداش میں انہیں 6 سال کی سزا دی گئی تھی, تیسری بار جیل گئے تھے. تیسری بار جب یہ جیل گئے تھے تو انہیں جو ہے 6 سال کی سزا دی گئی تھی. پہلی بار 2 سال کی سزا, ٹھیک ہے نا. پہلی بار 2 سال کی سزا اور جو ہے تیسری بار ان کو 6 سال کی سزا دی گئی تھی. ویری گڈ. انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی یہی دیا تھا. ویری گڈ بچے, ویری گڈ عدنان. اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی اس کی پاداش میں انہیں 6 سال کی سزا دی گئی اور تیسری بار جیل گئے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے. حسرت سودیشی تحریک کے بہت بڑے علمبردار تھے. سودیشی تحریک, کیونکہ یہی سے وہ شاعر ہے جو سودیشی تحریک سے وابستہ تھے. سودیشی تحریک. حسرت سودیشی تحریک کے بہت بڑے علمبردار تھے. ہاں بچے ہی نا, احمد آباد یعنی کہ گجرات کے اندر ہی. حسرت سودیشی تحریک کے بہت بڑے علمبردار تھے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے. حسرت نے 11 بار حج کیا تھا. کتنی بار حج کیا تھا حسرت موہانی نے؟ تو 11 بار انہوں نے حج کیا تھا. ویری گڈ. حسرت نے 11 بار حج کیا تھا. اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے. یہاں تک سبھی نے لکھ لیا؟ پہلے بتائیے. یہاں تک سبھی نے لکھ لیا نا؟ جواب دیجیے. اور اس کے بعد ان کے کارنامے لکھ لیجیے. ویری گڈ. اس کے بعد ان کے کارنامے لکھ لیجیے. جو حسرت کے کارنامے ہیں وہ لکھ لیجیے. میں نے پہلے ہی بولا ان کے رسالے ہے, کچھ ماہنامہ ہے, اس کو آپ یاد رکھیں گے, بہت ہی اہم ہے. ان کے کچھ کارنامے ہیں, شعری مجموعے ہیں, وہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے. تو حسرت کے کارنامے میں آپ لکھ لیں گے ان کی شاعری جو ہے مجموعے, اور نثری تصنیفات ہیں ان کی کچھ, وہ لکھ لیں گے آپ. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے حسرت کا کلام جو ہے 13 دیوانوں میں تقسیم ہے. جو حسرت کا کلام ہے وہ کتنے دیوانوں میں تقسیم ہے؟ تو وہ 13 دیوانوں میں تقسیم ہے حسرت کا کلام. تو حسرت کا پہلا دیوان 1914 میں, حسرت کا پہلا دیوان 1914 میں الناظر پریس لکھنؤ سے شائع ہوا. الناظر پریس لکھنؤ سے شائع ہوا اور اسے بیگم حسرت موہانی نے مرتب کیا. اس کو کس نے مرتب کیا؟ حسرت کے دیوان, جو ان کا پہلا دیوان تھا, جو کہ الناظر پریس سے لکھنؤ سے شائع ہوا تھا, اور اس کو کس نے مرتب کیا ہے؟ بیگم حسرت موہانی نے. بیگم حسرت موہانی نے اس کو مرتب کیا تھا. بہت اہم پوائنٹ ہے. حسرت کا پہلا دیوان 1914 میں الناظر پریس لکھنؤ سے شائع ہوا. آپ کو ایگزام میں کوشچن بن سکتا ہے جو حسرت کا پہلا دیوان ہے کب شائع ہوا, کہاں سے شائع ہوا, کس نے مرتب کیا؟ پتا ہونا چاہیے. 1914 میں اس کو لکھنؤ سے شائع کیا گیا الناظر پریس سے, اور حسرت جو بیگم حسرت موہانی ہے انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا. لکھ لیا؟ بہت اہم پوائنٹ ہے. جب بھی میں بولتی ہوں اہم پوائنٹ ہے تو ان کو ہائی لائٹ کیا کریں. حسرت کا پہلا دیوان 1914 میں الناظر پریس لکھنؤ سے شائع ہوا, جسے بیگم حسرت موہانی نے مرتب کیا تھا. نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے. حسرت نے 12 دیوانوں پر مشتمل حسرت نے 12 دیوانوں پر مشتمل اپنی کلیات
1943 ईस्वी में शाया किया। तो पहले मैंने क्या बोला था, हसरत का कलाम जो है 13 दीवानों में तकसीम किया गया और पहला दीवान 1914 में जो है शाया हुआ और उसके बाद कितने रह गए इनके दीवान, 12 रह गए। तो यही यहाँ पर यही बताया गया है, हसरत ने 12 दीवानों पर मुश्तमिल अपनी कुलियात शाया किया कब, 1943 ईस्वी में, और इसमें 1893 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक का कलाम शामिल है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है पहला दीवान इनका, उसका आप याद रखेंगे नाम भी, किस प्रेस से, कब और किसने मुरतब किया। और बाकी जो इनके 12 दीवान है उन पर इन्होंने एक मुश्तमिल कुलियात जो है शाया की थी 1943 में। उसमें जो है 1893 से लेकर 1942 है ना, यहाँ तक का कलाम जो है इस कुलियात में शामिल है। यहाँ तक का कलाम इस कुलियात में शामिल है, 49 या 50 साल। असद ने 12 दीवानों पर मुश्तमिल अपनी कुलियात 1943 ईस्वी में शाया किया और पहला था कब शाया किया, 1914 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसमें 1893 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी में तक का कलाम जो है इस दीवान में, इस कलाम में शामिल है, इसका कलाम शामिल है यहाँ तक, है ना। 12 दीवानों की जो कुलियात जो शाया की गई थी, इसमें 1893 से लेकर 1942 ईस्वी तक का कलाम शामिल है। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ मुझे बताइए, नहीं तो मैं फिर से एक बार करती हूँ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, वेरी गुड। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, 13वां दीवान, 13वां दीवान, 13वां दीवान कुलियात से अलहदा शाया हुआ सॉरी। जिनका लास्ट वाला दीवान था, जो 13वां दीवान था उनका, वो कुलियात से अलहदा शाया हुआ था। वो उसके साथ जो है शाया नहीं हुआ था बल्कि अलग से शाया हुआ था। और उसमें 1943 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक के गजलें पाई जाती है, जिनकी तादाद 66 है। जो 13वां दीवान जो है कुलियात से अलहदा, उससे अलग शाया हुआ था, जिसमें कब से कब तक का कलाम शामिल है, 7 साल का कलाम शामिल है। 1943 से 3 से लेकर 1950 तक की गजलें इसमें पाई जाती है और जिनकी तादाद 66 है। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हसरत की तमाम गजलों की तादाद कितनी है, 771। हसरत की तमाम गजलों की तादाद 771 होती है, जिनमें 383 गजलें हैं, जिनमें 383 गजलें हैं। हसरत की तमाम गजलों की तादाद 771 होती है, जिनमें 383 गजलें यानी तकरीबन नस्फ कैद या नजरबंदी की हालत में लिखी गई थी। तो टोटल जो तादाद की अगर हम बात करेंगे 771 है, लेकिन इसकी जो आधी तादाद तादाद है 383, वो जो है इन्होंने कैद या हालात में जो है, जब कैद में थे उसी टाइम जो है इनको लिखा था। 383 गजलें जो है वो कैद बंदी की हालत में हसरत मोहानी ने लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, शाबाश। कैद फरंग लिख लीजिए। ये क्या है कैद फरंग, कोई बता सकता है कैद फरंग इनका क्या है? कैद फरंग हसरत के अयाम कैद बंद की दास्तान है। जब कैद में थे तो इनकी क्या है, दास्तान है जो हजरत ने खुद लिखी थी। कैद फरंग नाम से ही पता चलता है कैद,
حسرت کی ایام قید، جب ایک قید تھے تو اسی کے دوران ان کی داستان ہے جو حسرت نے خود لکھی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے. نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے نکات سخن. نکات سخن یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، کہ جو میں تصنیفات بتاتی ہوں ان کے حوالے سے وہ ساری کیا ہے، اہم ہے. نکات سخن یہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے دوران جو ہے زندانی ادب تخلیق ہوا تھا، اس میں حسرت کی نکات سخن بھی ہے. ہندوستان کی جنگ آزادی کے دوران جو زندانی ادب تخلیق ہوا تھا اس میں حسرت کی نکات سخن بھی ہے. بس تصنیف ہی یاد رکھیں گے تو بہت ہی اہم ہے اتنا. نکات سخن ہندوستان کی جنگ آزادی کے دوران جو زندانی ادب تخلیق ہوا تھا اس میں حسرت کی یہ تصنیف جو ہے شامل ہے، نکات سخن. نیکسٹ لکھ لیجیے دیوان غالب اردو ماہ شرح. دیوان غالب اردو ماہ شرح لکھنا آئے گا؟ شاباش. لکھنا آئے گا سبھی کو؟ ذرا مجھے بتائیے پہلے ایک بار. جس کو میں بولوں گی اس کو لکھنا پڑے گا اردو میں. ذرا سائمہ آپ لکھ لیجیے. چلیے بچے میں ٹائم دیتی ہوں آپ کو 1 منٹ کا. لکھ لیجیے. انگلش میں نہیں لکھنا ہے، اردو میں لکھنا ہے. دیوان غالب اردو ماہ شرح. سائمہ کے علاوہ کوئی نہیں لکھے گا. کوئی بات نہیں بچے، آپ لکھ لیجیے، میں ویٹ کرتی ہوں تب تک. دیوان غالب اردو ماہ شرح. بس مجھے آپ کی لکھنے سے غرض ہے، بس آپ کو ٹائم 2 منٹ بھی لگیں گے تو کوئی بات نہیں. دیکھنا ہے مجھے آپ سب کو لکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. آپ صرف بولتے ہیں میم ہمیں آتا ہے تو بعد میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو اپنا لکھا ہوا ہی بعد میں سمجھ نہیں آئے گا تو پھر پرابلم ہو جائے گی. دیوان غالب اردو ماہ شرح 1905 میں حسرت نے غالب کا دیوان اور اس کی شرح شائع کی تھی. لکھ لیجیے بچے. 1905 میں حسرت نے غالب کا دیوان اور اس کی شرح شائع کی تھی، اسی لیے اس کا نام دیوان غالب اردو ماہ شرح یعنی کہ شرح کے ساتھ. غالب کا دیوان شرح کے ساتھ انہوں نے شائع کیا تھا، تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے. چلے بچے لکھ لیجیے. اس کے بعد میں کوئی اور پوائنٹ کسی اور کو بتاؤں گی لکھنے کے لیے، سب کی باری آئے گی. دیوان غالب اردو ماہ شرح. ویری گڈ. دیوان غالب اردو ماہ شرح لکھ لیجیے. ٹھیک ہے نا؟ دیوان غالب اردو ماہ شرح 1903 میں حسرت نے غالب کا دیوان اور اس کی شرح شائع کی تھی. کلیئر ہوا یہاں تک؟ یہ شائع کیا ہے حسرت موہن نے. غالب کا دیوان اور شرح حسرت نے 1905 میں اس کو شائع کیا تھا. آپ بولیں گے میم دیوان تو غالب کا ہے، لیکن ہاں یہ دیوان غالب کا ہے اور اس کو جو شائع کیا ہے وہ حسرت موہنی نے کیا ہے 1905 میں شرح کے ساتھ. دیوان کو شرح کے ساتھ شائع کیا ہے حسرت نے 1905 میں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے مشاہدات زندہ. بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ کیا ہے بتائیے مجھے؟ مشاہدات زندہ کیا ہے؟ حسرت کی خود نوشت ہے. مشاہدات زندہ حسرت کی خود نوشت ہے. اور مجھے 1 سیکنڈ عالیہ آپ بتائیں گی مجھے، آپ لکھ کے دیجیے مجھے مشاہدات زندہ. ویری گڈ. خود نوشت ہے، کوئی نہیں لکھے گا عالیہ کے سوا. عالیہ بچے آپ لکھ لیجیے اردو میں مشاہدات زندہ، جو کہ خود نوشت ہے حضرت موہانی کی، جس میں 1908 سے لے کر 1909 تک کے قید فرنگ کی المناک داستان ہے.
मुशाहिदात जिंदा हसरत की खुद नविश्त है, इसमें जो है 23 जून 23 जून 1908 ईस्वी से लेकर 19 जून 1909 ईस्वी तक के कैद फरंग की अलमनाक दास्तां, यानी कि 1 साल हम कह सकते हैं ना, 4 दिन कम। लिख लीजिए, शाबाश बच्चे। मुशाहिदात जिंदा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। मुशाहिदात जिंदा हसरत की खुदनविश्त है, बहुत अहम एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें 23 जून 1908 ईस्वी से लेकर 19 जून 1909 ईस्वी तक, ठीक है ना, कैदे फरंग की अलमनाक दास्तां है, खौफनाक दास्तां है, अलमनाक दास्तान है। लिख लिया, यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, वेरी गुड। तो आपको राइटिंग जो है उर्दू की वो तेज, आप जो है जल्दी से लिखनी चाहिए, क्योंकि आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है ये वाला ज्यादा आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी होगी आपको। और अक्सर जो है जो बच्चे उर्दू के अक्सर है, उनको जो है उर्दू उर्दू से लिखना चाहिए अक्सर। जो है अक्सर बच्चे इंग्लिश में ही लिखते हैं, लेकिन उर्दू उनको ट्राई करना चाहिए। चलिए बच्चे, इसके बाद लिख लीजिए, जिस तरह हम स्पीड में लिखते हैं ना इंग्लिश में, जब हम स्पीड के साथ लिखते हैं, बहुत तेज लिखते हैं, उस तरह उर्दू में होना चाहिए बच्चे। या पर आप में टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि आप उर्दू के स्टूडेंट है, ये आप में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, इस दास्तान को मुशाहिदात जिंदा के नाम से, इस दास्तान को मुशाहिदात जिंदा के नाम से हसरत ने उर्दू मौला में 13 किस्तों में शाया किया। कितने किस्तों में, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आपको पूछा जाए एग्जाम में। ये दास्तान जो है ना कि मुशाहिदात जिंदा के नाम से जो है ये दास्तान जो है, इसको हसरत ने उर्दू मौला में, उर्दू मौला जो इनका रिसाला है, उसमें 13 किस्तों में, 13 यानी 13, 13 किस्तों में शाया किया था। बहुत अहम पॉइंट है, आपको पूछा जाएगा इस के हवाले से एग्जाम में। और पहली किस्त दिसंबर 1909 ईस्वी में, और आखिरी किस्त जनवरी 1910 ईस्वी में, और नियाज फतेहपुरी ने निगार लखनऊ से 1952 ईस्वी में छपाया। बहुत अहम है, मैं फिर से एक बार बताती हूँ। ये दास्तान जो है मुशाहिदात जिंदा के नाम से, इसमें हजरत ने क्या किया था, जो इनका रिसाला है उर्दू मौला, उसमें इस दास्तान को यानी मुशाहिदात जिंदा को 13 किस्तों में शाया किया था। पहली किस्त कब शाया हुई थी बताइए? पहला जो आखिरी आप याद रखेंगे, पहला जो है दिसंबर 1909, और आखिरी जो है जनवरी 1910। 13 किस्तों में इसको शाया किया गया था, उर्दू मौला में किया था इसको हसरत ने, 13 किस्तों में शाया। पहली किस्त जो है 1909, दिसंबर 1902, और आखिरी जो है जनवरी 1910। और नियाज फतेहपुरी ने जो उनका रिसाला है निगार, उसमें छपाया था 1952 ईस्वी में लखनऊ से। और बताइए मुझे 1952 में किसकी वफात हुई है? 1852, सॉरी 1852 में किसकी वफात हुई है? वेरी गुड। जो निगार है यानी कि निगार जो है, इसके मुदीर रहे हैं नियाज फतेहपुरी, हम पढ़े हैं, इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको आपको याद होना चाहिए, वहां पे हमने ये पॉइंट को डिस्कस किया है। वेरी गुड। मोमिन खान मोमिन 1852 में जो है इनकी वफात हुई है, और 1800 में इनकी पैदाइश हुई है। वेरी गुड। क्या बताया मैंने? इस दास्तान को मुशाहिदात जिंदा के नाम से हजरत ने उर्दू मौला में 13 किस्तों में शाया की। 13 किस्तें आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। और पहली किस्त दिसंबर 1909 ईस्वी में, और आखिरी किस्त जनवरी 1910 ईस्वी में। और नियाज फतेहपुरी ने अपने रिसाले निगार, निगार में छपाया इसको 1952 ईस्वी में लखनऊ से। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हसरत रिसाला उर्दू मौला अलीगढ़ से निकालते थे। हसरत का ये जो रिसाला है उर्दू मौला कहाँ से निकालते थे? अलीगढ़ से निकालते थे। और उर्दू मौला का पहला शुमार 1903 ईस्वी में शाया हुआ। जो उर्दू मौला का जो पहला शुमारा है, वो 1903 ईस्वी में शाया हुआ,
और बात करेंगे उर्दू मौला की आखिरी इशाअत की बात करेंगे, वो 1913 ईस्वी में शाया हुई थी। पहला शुमारा 1903 ईस्वी में और आखिरी इशाअत की बात करेंगे 1913 ईस्वी में। 10 साल का डिफरेंस है। पहला 1903, आखिरी 1913। यहाँ तक सभी ने लिख लिया, मैं रिपीट करूँ कहीं पे फिर से बताइए? रिपीट करना है क्या कहीं? मैं बहुत थक गई हूँ आज, आपको बता नहीं सकती मैं। जो है अभी क्लास लेने से पहले बस 10 मिनट में जो है 10 मिनट हो गए थे मुझे घर पहुँचने को। बस 7:18 को मैं घर पहुँची थी और 7:30 आपकी क्लास थी। वेरी गुड अदनान। जो प्रेमचंद के जो अफसाना है वारदात, उसमें 13 अफसाने मजमूए हैं। वेरी गुड। और आप नाम बता सकते हैं तो बताइए मुझे कौन कौन से वो 13 अफसाने हैं? उस मजमूए में वो 13 जो अफसाने हैं वो कौन कौन है? बहुत थकावट है, आप लोग जल्दी से प्लीज लिख लीजिए ताकि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूं। सुबह में 8 बजे से घर से निकली थी, सॉरी। वैसे भी लिखेंगे कातिल की माँ है, क्योंकि इनके हवाले से एग्जाम में जो इनके कैरेक्टर्स है ना, जो किरदार है ना, वो एग्जाम में आते हैं। वो अहम अहम ही है जो आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई पढ़ना भी चाहेगा तो मैं सेंड कर दूंगी यहाँ पर। वेरी गुड। स्वांग है, शांति है, गिल्ली डंडा है, बदनसीब माँ है, वेरी गुड, मासूमा है, नई दुनिया, वेरी गुड। हाँ, ये 13 अफसाने इसमें शामिल है। आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हम अफसानों को पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इनको बताऊंगी मैं आपको। इंसाफ की पुलिस, वेरी गुड। और भी है, मुफ्त करम दाश्तम, वेरी गुड। दाश्तम नहीं है बच्चे, दाश्तन है शायद। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हसरत ने 1914 ईस्वी से हसरत ने 1914 ईस्वी से तज़किरतुल शुरा के नाम से एक सहमाई रिसाला जारी किया था। रिसाला कौन सा था? उर्दू मौला था, लेकिन सहमाई रिसाला जारी किया था 1914 ईस्वी में। किस नाम से? तज़किरतुल शुरा के नाम से। तज़किरतुल शुरा। तज़किरतुल शुरा के नाम से एक सहमाई रिसाला जारी किया था हजरत मोहानी ने। कब? 1914 में। लेकिन जो ये रिसाला है ना, उर्दू मौला, ये पहली बार कब जो है, अगर हम आप देखेंगे पहला शुमारा इसका कब शाया हुआ था? 1903 में। और आखिरी जो है 1913 में। लेकिन उसके बाद ही 1914 में इन्होंने एक सहमाई रिसाला जारी किया था तज़किरतुल शुरा के नाम से। क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट करूं। हसरत ने जुलाई 1914 ईस्वी से तज़किरतुल शुरा के नाम से एक सहमाई रिसाला जारी किया था। सहमाई और वो रिसाला है, अब पता होना चाहिए सहमाई, महनामा, रिसाला, क्या फर्क है इनमें। पढ़ाऊंगी तो डिटेल में जो है उसको इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। हसरत ने कानपुर से हसरत ने कानपुर से 1928 ईस्वी में हसरत ने कानपुर से 1928 1928 28 ईस्वी में मुस्तकिल नाम से एक रोजनामा शाया करना शुरू किया था। ये एक रोजनामा था, मुस्तकिल। हसरत ने कानपुर से 1928 ईस्वी में मुस्तकिल नाम से एक जो है रोजनामा शाया किया था। रोजनामा इन्होंने जारी किया था किस नाम से? मुस्तकिल के नाम से, 1928, जो कि कानपुर से। उसके बाद सहमाई इन्होंने जारी किया था तज़किरतुल शुरा के नाम से 1914। इनका रिसाला था, पहला शुमारा कब उसका शाया हुआ, आखिरी इशात उसकी कब अमल में आई थी, ये आप याद रखेंगे। और इनकी खुद नविश्त है, बहुत अहम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हसरत ने 1913 ईस्वी में फैज आबाद से हजरत ने 1913 ईस्वी में फैज आबाद से कसीर हिंद के नाम से एक उर्दू हफ्तावार अखबार भी जारी किया था। हसरत ने 1913 ईस्वी में फैज आबाद से कसीर हिंद के नाम से एक उर्दू हफ्तावार अखबार भी जारी किया था।
कसीर हिंद। 1913। हसरत ने 1913 ईस्वी में फैज आबाद से, ये भी आप याद रखेंगे, डेट भी आप याद रखेंगे, कहाँ से जारी किया था, नाम क्या था, ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। 1913 ईस्वी में फैज आबाद से कसीर हिंद के नाम से एक उर्दू हफ्तावार अखबार भी जारी किया था। लिख लिया सभी ने? 3 मंथ, वेरी गुड। बताइए सहमाई, जो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, सहमाई में क्या फर्क है, रिसाले में क्या फर्क है, और रोजनामा में क्या फर्क है, तीनों चीजें मुझे बताइए। हाँ, 3 मंथ में जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसके बाद, वेरी गुड, भी बताइए ना, जो रोजनामा है, रिसाला है, जरीदा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रोजनामचा, वेरी गुड, डेली जो जारी किया जाता है। इसके अलावा बाकी चीजें बताइए मुझे जो मैंने पूछा है। और मुझे आप सभी से एक क्वेश्चन जो है, मुझे बताइए, इसका जवाब मुझे दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मुझे बताइए नज्म और नसर में क्या फर्क है, जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच, वो क्या है? रिसाला मंथ में भी जो है हो सकता है, ईयर भी, और 6 मंथ भी। रोजाना डेली शाया किया जाता है। जो नाम से ही पता चलता है, माहनामा है, रोजनामा है, सहमाई है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। बताइए मुझे नज्म और नसर में क्या फर्क है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। जवाब दीजिए, नज्म और नसर के बारे में जो अहम, जो इनके बीच डिफरेंस है, जो फर्क है, वो क्या है? क्या फर्क है इनके बीच में? नज्म शायरी की शक्ल में तसलसुलवार होता है। शायरी की सूरत है, होती है, नज्म पर नसर मजमून है। क्या नसर को हम मजमून की शक्ल में, मजमून की हैत में लिख सकते हैं? वेरी गुड रदीफ, काफिया और रोज व आहंग में जो लिखा जाए वो नज्म है। आजाद नज्म में लिख सकते हैं, वेरी गुड अदनान, आजाद नज्म में लिख सकते हैं। नज्म शायरी की शक्ल में होती है और नसर मजमून की शक्ल में। शाबाश। तो अदनान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नसर को हम जो है नज्म की हैत में लिख सकते हैं, आजाद नज्म में, लेकिन आजाद है, वहां पे कोई पाबंदी नहीं होती है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? पहले मुझे ये बताइए, क्या आज की जो है क्लास जो है हो गया है? हाँ, अगर किसी को कहीं पर कंफ्यूजन है, लिखना बाकी है, मुझे बताइए, उसको क्लियर करेंगे। तो कल आप टाइम पर अपनी क्लास में आएंगे? हाँ बच्चे, वो हम पढ़ेंगे कि नज्म की जो चौथी किस्म है वो नसरी नज्म भी है। नसरी नज्म है, आजाद नज्म है, पाबंद नज्म है, ठीक है ना? जो है नज्म मोरा है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नसर की हायत में लिखी जाती है, उसी को नसरी नज्म कहते हैं। जो नसरी जो अभी जो है, इसे मैं बात कर रही थी,
नसर की हैयत में उसको लिखा जाता है, इसलिए उसको जो है नसरी नज़्म कहा जाता है। नाम से ही पता चलता है आज़ाद जो है जिसमें कोई भी जो है किस्म की रुकावट नहीं होती है, पाबंदी जिसे पाबंदी की जाती है, पाबंद नज़्म। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ, तो आप काम करेंगे, कल आप अपने टाइम पे फिर से क्लास में आएँगे, तो कल हम इंशाल्लाह बताइए मुझे अब कौन-कौन सा रह गया है? इसमें इस यूनिट में हम जो है जो पढ़ना बाकी है? मेरे ख्याल से 4 ही है। एक तो शहरयार है, इरफान सिद्दीकी है, मजरूह है और कलीम आजिज़ है। क्या यही 4 है और भी कुछ है? हाँ, बचे मजरूह है, फिराक को हम पढ़ चुके हैं। अदनान, फिराक को हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, 4 है तो हम काम करेंगे, मैं आपको बता दूँ आप जो है कल पढ़ के आएँगे, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ हम कल क्या पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, कल हम एक तो मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में पढ़ेंगे और मजरूह के बाद मजरूह के बाद हम पढ़ेंगे कलीम आजिज़ के बारे में, ठीक है ना? कलीम आजिज़ के बारे में पढ़ेंगे और जो संडे के दिन हम शहरयार के बारे में पढ़ेंगे और इरफान सिद्दीकी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात देखेंगे तो कलीम जो है ना वो खलीलुर रहमान आज़मी, उनके हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। खलीलुर रहमान आज़मी, अगर आप सभी के पास टाइम होगा संडे के दिन तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे। वो तो हमारे निसाब में नहीं है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, खलीलुर रहमान आज़मी के हवाले से। ठीक है? कल 2 पढ़ेंगे और जो है संडे को अगर मौका मिला तो तीनों पढ़ेंगे। जो हमारे निसाब में नहीं है वो भी पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो फिर मैंने बोला है मैं फिर से बता दूँ क्योंकि पहले जो है कुछ बच्चे क्लास में थे नहीं, फिर नेक्स्ट संडे या सैटरडे को एग्ज़ाम होगा, यूनिट नंबर 3 का। और इसके साथ आप मुझे बताएँगे आप कन्फर्म करेंगे कौन-सा यूनिट हम इसके बाद उठाएँगे? कौन-सा यूनिट हम उठाएँगे इसके बाद? कि यूनिट नंबर 7 हो गया, यूनिट नंबर 3 हो गया, यूनिट नंबर 1 हो गया, यूनिट नंबर 8। तो चलिए हम कोशिश करते हैं यूनिट नंबर 8 ही पहले पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम नज़्म पर फिर आएँगे और बाकी फिर टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इन 2 चैप्टर्स को बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।